आगाज है अल्लाह तबारक व तआला के पाक और बाबरकत नाम से जिसके हाथ में फतह नुसरत है और जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मज़ीद दोस्तों, अशर हसन कामरान अपने प्रोग्राम काबियाब व कामरान के साथ एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है और सलामत करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये कहना है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल AHK प्रोडक्शन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में तकरीबन 24 से 25 करोड़ इंसान बसते हैं, लेकिन इनमें से मशहूर और मारूफ लोग चंद सैकड़ों या चंद हज़ार पर मुश्तमिल हो सकते हैं। वजह यह है कि बहुत से लोग, बेशुमार लोग दुनिया में सिर्फ अपनी ज़िंदगी की सांसें पूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी शख्सियत से, अपनी कदकामत से, अपने किरदार से ज़िंदगी के माथे का झूमर बन जाते हैं। मेरे आज के इस प्रोग्राम में जिस मुअज़्ज़िज़ शख्सियत को मैंने दावत दी है, उनका ताल्लुक भी ऐसे ही कबीले से है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, अपनी मेहनत से, अपनी मुसलसल काविशों से जो नाम पैदा किया है, माशाअल्लाह इस वक्त वो हमारे इस पूरे खित्ते के इंतहाई मारूफ सपूत हैं। मेरी मुराद है साबिका कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू मोहतरम मकाम जनाब अमजद जावेद हाशमी साहब, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और वतन अजीज के मारूफ माहिर कानून और टैक्सेशन हैं। जी हाँ, आइए तशरीफ ला चुके हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी सर, वेलकम टू माय शो सर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। मैं तो आपको उस दौर से जानता हूँ जब आप हमारे एडिशनल कमिश्नर थे और मैं आपके पास काम करता होता था। माशाल्लाह तभी से आपकी शख्सियत का एक ख़ास रंग मैं देख रहा हूँ तो आज तक कायम है। पहले तो मुझे ये वजह बताइए कि आपके ऊपर वक्त के असरात उस हवाले से नज़र नहीं आते जो अमूमी तौर पर लोगों के चेहरों पर आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? आपको बहुत ही अच्छा सवाल है और अगर आप मेरा मजाक न उड़ाएं तो मैं बताता हूँ इसका क्या जवाब है। हमारी क्या जुर्रत सर। आपकी तरह मेरे बैचमेट भी मुझसे ये पूछते हैं सर कि वक्त के गहरे गाँव हैं वो आपके चेहरे पे नजर दिखाई नहीं देते सर, ये क्या वजह है? हाँ। तो मैंने कहा कि देखो यार, अगर मेरा मजाक ना उड़ाओ तो तीन बातें हैं। तीन ही एक ही बात है, उसके तीन इसी है कि मेरे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे शोर कोई नहीं है। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने, माशाल्लाह। ये जो बात है दिमाग में, दिल में और लब के ऊपर, अगर आपकी वही वेवलेंथ है तो ये आपको एक इनर सुकून देता है कि मुझे आपसे बात करते हुए एक नई शख्सियत भी बनना पड़ता और जज के सामने खड़े होते था कि नई शख्सियत नहीं होता। क्लासरूम में जब बाहर होता हूँ उस वक्त मैं नई वही होता है। सर, इस मुस्बत ये जो सोच है माशाल्लाह, इससे क्रेडिट आप किसको देंगे? अपने पेरेंट्स को, अपने साथी कराम को या मुआशरे को? ये आपकी शख्सियत के अंदर ये हुस्न किस तरह से पैदा हुआ या ये कुदरती है? नहीं, ये मैंने देखा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये मेरे वालिदैन का नतीजा है, दोनों माशाल्लाह। दोनों वालिदैन का नतीजा है कि मैंने उनको ऐसे ही पाया। अच्छा, और अच्छा। मैंने उसको, मैं अभी दुआ मांगता हूँ कि मेरे वालिदैन का तो ये शफाफियत का जो पहले है, जो भी मैंने जिक्र किया, इसका अगर 5% 10% भी तो मेरे अंदर रह जाए या मैं वो रख पाऊँ तो वो शायद मैं एक उनके लिए बाइज़्ज़त और अपने रब के सामने शायद एक पहलू है सुरखू होने का भी बन सकता है। अच्छा सर, मैं आपकी शख्सियत के हवाले से ये भी जानता हूँ, ये मैं आज से 25 साल 30 साल पहले की बात बताना चाहूँगा कि जब आप के साथ हम भी डिपार्टमेंट में थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। खातिन हज़रात, जैसा कि मैंने इससे पहले अर्ज़ किया कि मोहतरम मकाम जनाब अमजद जावेद हाशमी साहब माशाल्लाह CSS करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से हमारे डिपार्टमेंट में तशरीफ़ लाए। फिर मुल्तान में जब आप तशरीफ़ लाए तो आप एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से आए। फिर कमिश्नर के माशाल्लाह एक बाइज़्ज़त बावक़ार तरीन ओहदे तक पहुँचे।
उस दौर में भी मैं ये देखता था कि लोग, आपके जो सबॉर्डिनेट्स थे, अपने छोटे छोटे मुआशी मसाइल, अपने घरेलू मसाइल आपसे डिस्कस करते थे और आप कोशिश करते थे उनको हल करने की। ये भी एक आपकी शख्सियत का एक बड़ा हुस्न है। ये भी मैंने वालदैन से सीखा। मैं बताऊँ, मैं वालदैन से जो एक और बात सीखी है शुरू तौर पर, दो बातें, खौफ खुदा और एहतराम आदमियत। माशा, जबरदस्त। कि जिंदगी की किसी भी जोड़ों में चले जाएं, कोई भी फैसला करने पहले अपने फैसलों को, अपने रवैयों को, अपने मामलात को इस फिल्टर में से गुजार दें। आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। बस मुझे नहीं पता बेहतर इंसान बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरे वालिदैन के करैक्टर में ये थी कि खुदा का खौफ और इंसानों का एहतराम। अपने हर फैसले को मामला में चपरासी से, ड्राइवर से, कोलीग से, भाई से, बहन से, सुपीरियर से, इंफीरियर से, जो भी है, इन दो फिल्टर में से गुजारा। बच्चे थी बच्चे थी, तफरीक नहीं करनी इंसानों के दरमियान, ओहदे की या दौलत की या हुस्न की या लिबास की, तो मेरे हैसियत ये की। ये भी मैंने देखा कि मेरे वालदा मोहतरमा जब ये हमारे घर में कोई मेहमान आते थे, खुशहाल तरीन और सरकारी ओहदे पे फाइज बंदा भी, और एक थोड़ा सा कम, मतलब कि ऐसा जिसको हम, ऐसा रिश्तेदार जो मुकाबलतन कम दस्त है, जरा तंग दस्त ठीक है। है, लेकिन मेरी वालदा की मुस्कुराहट में, मेरी वालदा के इस्तकबालिया में और खिदमत और दस्तरखान की वसत में कोई कमी नहीं थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये वहीं से आपको ये चीज़ें अता हुई और माशाल्लाह उसको आप कैरी कर रहे हैं। ये बड़ी बात होती है। असल में बात ये होती है कि ज़िंदगी आपके सामने चल रही होती है, लेकिन आप उसमें से क्या लेते हैं, ये आपका अपना ज़र्फ़ होता है। और माशाल्लाह जिस तरह से आपने बताया कि आपने अपने पेरेंट्स की वही जो खूबसूरत बातें हैं उनको आप लेकर के आगे चल रहे हैं। यही वजह है कि वक्त आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। अमजद जावेद हाशमी साहब जैसे आज से 20 साल कबल थे, वैसे ही आज भी हैं। मुझे वही अमजद जावेद हाशमी दिखाई दे रहे हैं जो एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से तशरीफ लाए थे हमारे हमारे मुल्तान जोन में। अच्छा सर, थोड़ा सा प्रोफेशन की तरफ आते हैं, आपके करियर की तरफ आते हैं। मैं आपका जो है प्रोफाइल में देख रहा था, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश की हैसियत से आपने अपने करियर का आगाज किया। तो ये आप प्रोफेसर गवर्नमेंट के थे? जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज चिश्तिया में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की इंटरव्यू के बाद जैसे होता है, जी 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 जी, एग्जाम एग्जाम उधर हुआ आपका, तो आई वाज पोस्टेड एज लेक्चरर। अच्छा, अच्छा, सही। तो वहाँ पे भी मैंने सिर्फ 1.5 साल नौकरी की, और मेरा मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, खासतौर पे समाजी कश्मकश में से हमारे जो कम हैसियत लोग कैसे गुजरते हैं, और उसमें किसी उस्ताद का क्या रोल होता है कि कम हैसियत होने के बावजूद उनके अंदर जो तड़प है और लगन है और इज़्तिराब है, उसको कायम रखें कि कम हैसियत वो पता चल जाए एक हादसा है, तकदीर नहीं है। तकदीर नहीं, तकदीर क्या आपके खूबसूरत हाथ जुमला में, बोला है कि तकदीर आपके हाथ में है। तकदीर आपके माशाल्लाह। तो वो तकरीबन 1.5 साल आपने उसको बता रहे, कितना 1.5 साल नहीं आपने? साल वो वही इतना हाँ, सीएसएस में बैठते हैं, तो वो एकेडमी की कॉल आने तक 1.5 पौने 2 साल ही लगता अल्लाह कहते हैं। तो माशाल्लाह फिर आपने सीएसएस किया, आपने कंपटीशन का एग्ज़ाम पास किया, पहले ही इम्तहान के बाद आप सिलेक्ट हो गए थे? है। नहीं, ये मेरा दूसरा इम्तिहान था। पहला तो इम्तिहान उस वक्त दिया मैंने फॉर टेस्टिंग द वाटर्स। अच्छा, उधर मेरा इंग्लिश का रिजल्ट इम्तिहान दिया मैंने, तो रिजल्ट अभी नहीं आया था। तो उस वक्त मैंने अपना आई सेंट माई एप्लीकेशन टू सिट इन सीएसएस। अच्छा अच्छा, लाहौर में था, हॉस्टल में था, सही। तो मैंने कहा इम्तिहान दे के जाते हैं वापस मुल्तान, क्या जरूरत है। तो अच्छा, वो मैंने उसी में मतलब एक रॉ किस्म के तौर पर आई सिंपली वांटेड टू टेस्ट द वाटर, इसमें है क्या क्या नहीं है, कितना मुश्किल है, कितना गहरा है। अच्छा, तो अच्छा, जो मैंने अटकल पट्टू किस्म की तैयारी की हुई थी, उस पसंद मंजर में मैं गया, तो मैं अमेरिकन हिस्ट्री में मेरा 0 आया। तो अभी सब आई गॉट गुड मार्क्स। अमेरिकन हिस्ट्री में 0? अमेरिकन हिस्ट्री में 0 आ गया, मतलब जो भी अच्छा, है, मुझे नहीं पता 0 हाँ, आया, ठीक ही आया होगा। तो लेकिन मुझे एक हौसला बढ़ेगा उससे, मैं कहा अच्छा अमेरिकन हिस्ट्री में 0, बाकियों में हीरो, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन।
अच्छा अच्छा, हीरो एंड जीरो, नो प्रॉब्लम, सही। आई कैन डू इट अगेन। तो बाय द फिर टाइम आपने सेकंड फिर आपने रिजल्ट आ गया, फिर पंजाब और कमीशन से पोस्टिंग हुई एज ए लेक्चरर, फिर सेकंड अटेम्प्ट का टाइम आ गया, तो उसके फौरन बाद अगली अटेम्प्ट में हो गया। आप असिस्टेंट कमिश्नर हो गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ये आपका पीरियड कैसा रहा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपने टोटल कितना अरसा, कुछ अगर याद हो तो? 25 साल 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से ही की। मेरा सीएसएस का, इजाजत बात करनी? जी जी बिल्कुल सर। मेरा सीएसएस का शौक वो 4-5 सालों के अंदर ही मुरझा गया था। अच्छा, ठीक है, तो मुझे पता चल गया था दिस इज नॉट माय कप। मैंने बड़ी जल्दी रियलाइज किया कि इसमें तख्लीकी सलाहियतें, नई सोच, एक जो घिसा पिटा तरीक़ेकार है उससे हटना मुश्किल है। अजीब तरह की छोटी छोटी कमीनगियाँ, छोटे छोटे टारगेट, अच्छा। छोटी छोटी मुसाफिकतें, छोटे छोटे रवैये, तो उसमें एफिशिएंट ऑफिसर वो होता था जो सबसे बदतमीज होता था, सबसे इलॉजिकल होता था, वो उसको एफिशिएंट ऑफिसर कहते थे। तो लेकिन फिर मैं बड़ी जल्दी रियलाइज कर लिया कि ये मेरी जगह नहीं है। लेकिन इन सही। टाइम मैं अपनी वालिद मोहतरम मेरे बहुत हो चुके थे, मैंने कहती, तो मुझे अपने मोहतरमा वालदा और फैमिली को मैं ही उनका सरबराह था, तो सुलह हदैबिया मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई। अच्छा लेकिन ये है कि मैंने सील बहुत अच्छी है, वो लंबी सुलह हदैबिया हो गई, लेकिन फिर मैंने जब मेरे 25 साल पूरे हो गए, मैं कहना नाउ बेच दबा। अच्छा, इस दौरान माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि आप असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर हुए, फिर एडिशनल कमिश्नर हुए, फिर कमिश्नर हुए, पीक तक तो आप पहुंचे। और ये वो मकाम है कि अब आपने एंटायरली एक डिफरेंट व्यू दिया है। मुझे एक अब हमारे मेरे हाथ में जब मैंने रिटायरमेंट लिया, मेरे पास 2 खत थे। एक खत था कि LLB आई हैव क्वालिफाइड माय LLB व्हिच आई डिड व्हेन आई वाज कमिश्नर कराची, और दूसरा कमिश्नर की हैसियत से आपने LLB को पास किया। जबरदस्त, के दौरान ही मैंने दौड़ते भागते किया। वाह वाह। और उसी वक्त मेरे हाथ में दूसरा जो खत था वो था FBR से कि इनविटेशन टू अटेंड डिफेंस यूनिवर्सिटी फॉर 21 की ट्रेनिंग के लिए चीफ मिनिस्टर या अच्छा जी जी के लिए, जिसमें आर्मी से ब्रिगेडियर जाते हैं और ग्रेड 20 के ऑफिसर। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। मेरे पास 2 खत थे, तो मैंने जो पहले वाला खत था LLB का रिजल्ट, उसको प्रेफर किया आपने। तो मैं लकड़हारा बनना चाहता था और मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ा होना चाहिए था, और LLB का रिजल्ट जो है वो मेरे लिए एक कुल्हाड़ा था, और तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने। तो फिर वहां से आपने स्विच किया, और फिर सर ये मामूली फैसला नहीं था, ये तो बहुत जुनूनी किस्म का ये फैसला था। इतने बड़ी पीक पर मैं जैसे गुजारिश कर रहा था, अभी मुझे याद आ रहा है कि हमारे एक चीफ कमिश्नर है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उनका ताल्लुक एक बहुत बड़ी फ्यूडल फैमिली से है माशाल्लाह, ज़बरदस्त, मतलब मैं उनको ज़ाती हैसियत से भी जानता हूँ। एक मरतबा मैंने उनसे पूछा कि सर अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप फ्यूडल लॉर्ड ही दोबारा से बने या आप CSS ऑफिसर बने, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? तो यकीन कीजिए उन्होंने ये कहा था कि आई वुड लाइक टू बिकम अ CSS ऑफिसर। एंटायरली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अब आपका मेरे सामने आ रहा है। ये अच्छा लग रहा है कि आपने जुर्रत की और ज़िंदगी के साथ आपने, मैं कहा करता हूँ कि वक्त एक ऐसा जानवर है कि जिसके सींग होते हैं, जिसकी दुम नहीं होती, और आपने वक्त को आगे से पकड़ने की कोशिश की। तो ये आपके अंदर अंदर का एक जुनून था। हाँ, ये तो था। मैंने जैसे गुजारिश की ना कि मेरा जो रोमांस अपनी सिविल सर्विस था वो 4-5वें साल में मुरझा गया था, जब मैंने कह दिया। सही। उसके बाद आपको पता है जिंदगी में जब आप फैसले करते हैं तो 3 ड्राइवर्स होते हैं, उनमें से एक सर्कमस्टेंस है। बिल्कुल सही। तो हालात का जबर था, जैसे मैंने पहले कहा कि सुलह हदैबिया मेरी लंबी हो गई, लेकिन चूं ही वो ये थी कि इसलिए भी सुलह हदैबिया लंबी हो गई कि वो मेरे जो अमानतें थी, मेरी बहनें जिनको परवरिश की जिम्मेदारी थी, वो जब अमानतें अपने घरों की होगी तो मैं दिलेर हो गई। जबरदस्त। उसके भी फिर बाद आपको फिर अपने मिजाज के मुताबिक आप फिर चले। तो अच्छा, आप माशाल्लाह
اب یہ دوسرا آپ کا جو ہے نا اپنے کریئر کا جو ہم نے فیز دیکھا ہے، بات یہ ہے کہ پروفیسر آف انگلش رہے، پھر اس کے بعد CSS آفیسر رہے، اور کمشنر کی 20ویں اسکیل تک ماشاءاللہ آپ پہنچے. 21ویں اسکیل کے لیے بھی آپ کو دعوت آ چکی تھی، لیکن آپ وکالت کی طرف آ گئے. وکالت میں آنے کے بعد کیا آپ کے انر کی سیٹسفیکشن ہوئی کہ میں اب صحیح مقام پر آ گیا ہوں؟ دیکھیے، مجھے اگر کوئی کہے نا کہ آپ زندگی کا بہترین وقت بتائیں تو میں کہوں گا day one of my putting the department until today. اچھا 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 اچھا. اس میں مجھے 3 طرح کی راحتیں ملی. پہلی راحت تو یہ ملی کہ مجھے جو تخلیقی کام ہے، سوچ ہے، خاص طور پہ قانون کے پس منظر میں جو تخلیقی کام ہے، تحقیقی کام ہے، وہ کام کا موقع ملا. صحیح. وہ اطمینان قلب ملا اور اس کا انعام بھی ملا. اس کا انعام بھی ملا آپ کو. اور کیا چاہیے یہ ممکن. اور یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ سول سروس کی اللہ میاں نے ایک کال آ گئی کہ میں سو کال اچھا افسر تھا یا نہیں تھا. تو بہرحال یہ مجھے اپنے رب کی رحمت لگتی ہے کہ میں رب کریم نے مجھے ایک ایسا وکیل بنا دیا ٹیکس کے شعبے میں کہ میرے مضامین جو ہیں وہ PLD میں چھپتے ہیں. جی ہاں، میں ابھی آپ کا یہ پروفائل میں دیکھ رہا تھا، آپ کے مضامین ماشاءاللہ لا جرنلز میں خواتین و حضرات 15 آپ کے کیسز ایسے ہیں کہ جو رپورٹ ہوئے ہیں مختلف لا جرنلز میں، جن میں PLD ہے، PTD ہے، SPLR ہے. اس میں سر نے جو کیسز جو وہاں پہ کنٹیسٹ کیے پھر ون کیے، ان کو سائٹیشن کے طور کے اوپر ان لا جرنلز کے اندر ان کو پرنٹ کیا گیا. ماشاءاللہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ سر آپ کے 12 آرٹیکلز جو ہیں جو پبلش ہوئے ہیں مختلف، بہت زیادہ ہو چکے ہیں اب تو بہت زیادہ ہوں تو گے، پرانی لسٹ یہ ہے تو جو آپ پرانی کے میرے سامنے. پاس لسٹ ہے. تو موضوع آپ کا مین موضوع کیا ہوتا ہے؟ مین موضوع میرے دیکھیں مین موضوع تو میرا یہی ہے ٹیکسیشن. صحیح. ٹیکس پالیسی، ٹیکس انتظامیہ، ٹھیک ہے، اور ٹیکس کا قانون. آپ لیکن دیکھیں گے سر میرے جتنے بھی میں مضامین یہ دیکھتا ہوں آپ ماشاءاللہ آپ کے پروفائل میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لٹیگیشن ایکسپرٹ ہیں ان انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹمز، نیب، FIA، اینٹی منی لانڈرنگ، کارپوریٹ، سول سروسز، ایڈمنسٹریٹو اینڈ کانسٹیٹیوشنل لا. تو یہ تو انکم ٹیکس سے بہت بیونڈ آپ چلے گئے ماشاءاللہ. منزلیں مزید آگے آگے راستے آپ کو مزید منزلوں کی طرف لیتے چلے گئے. دیکھیں میری تو میں نے جب وکالت میں آیا تو میں نے بڑی جلدی ریلائز کیا کہ وکیل کی انتہا یہ نہیں ہے کہ وکیل بنے، وکیل کی انتہا ہے کہ وہ آئینی ماہر ہو. آئین کا ماہر ہونا چاہیے اس کو. اچھا، اب ہمارے ملک میں کمی یہ ہے کہ ہمارے ہاں آئینی ماہر ہیں لیکن ٹیکس کے پس منظر میں جو آئینی نفاستیں اور نزاکتیں ہیں اس مہارت کی کمی ہے. اس مہارت کی کمی ہے آپ کو دکھائی دیتی ہے. جو سب سے بڑے ہمارے ماہر قانون ہیں، آئینی طور پہ مسلمہ طور پہ ماہر قانون، وہ لازمی نہیں کہ جب ٹیکس کی آئینی گتھی ہو اس میں وہ انصاف کر سکے. اچھا، صحیح، بالکل صحیح بات ہے. کہ ہمارے ہاں جو قانون سازی کے اختیارات ہیں اس میں آئین کی 9 شقیں ہیں جس میں خالصتاً ٹیکس کے قوانین کی لیجسلیٹو پاور دی گئی ہے. باقی ایک لمبی لسٹ ہے جو غیر ٹیکس کے قوانین کی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ فلسفہ کیا ہے، وہ لفظوں کی نزاکت کیا ہے، اس میں جو آن لگا ہوا ہے، اس میں جو ایٹ لگا ہوا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس ماہیت کا دنیا کے مختلف آئینوں کی جو ٹیکس کے لاگو کرنے کی منشا ہے اس سے کتنا تال میل کھاتا ہے، کتنا نہیں کھاتا، یا وقت جو ہے وہ ہم کتنی تیزی کے ساتھ وہ ٹیکس کے جو جدید تقاضے ہیں ہم ان کے ساتھ سفر گناہ ہے، یا ہم ایک بچھڑا ہوا قافلہ جو پیچھے رہ گئے ہیں. سر تو کیا اس سے میں یہ بات اخذ کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں
جو 8,000 بلین کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے، موجودہ سسٹم ہمارا اس قابل ہے کہ اس تک پہنچ سکے؟ پہنچ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اس میں کیا بات ہے؟ لیکن ابھی پہنچ نہیں رہا. نہیں، اس کی وجہ نہیں پہنچ رہا. اگر جس نہج پہ ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں ٹچ وہ کبھی بھی نہیں کبھی نہیں پہنچ پائے گا. ٹھیک ہے، شور شرابہ زیادہ ہوگا، ایک طرح کی نی جرک رسپانس زیادہ ہوں گے، صحیح. لیکن گہرائی اور گہرائی کے اندر مرض چھپا کہاں ہوا ہے اس کی شناخت کوئی نہیں کرنا. اچھا، رئیس کسب جو ہے نا، ہماری ٹیکس کی ساری سوچ جو ہے نا وہ اکانومسٹ کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ یہ جی معاشیات کا ماہر ہے، یہ ٹیکس کو ٹھیک کرے گا، یہ معاشیات کا ماہر ہے، یہ ٹیکس. میری فقیرانہ حقیرانہ رائے یہ ہے کہ بھائی ماہر معاشیات کیا کہتا ہے کہ یہ زمین بنجر ہے، اس کو میں ہل چلاؤں گا، اس میں کھیت اگاؤں گا، اس میں 25 سال کے بعد بیل بوٹے ہوں گے تو پھر یہ ہمارے معاشیات. ٹھیک ہے جی. اور جو چیئرمین ایف بی آر ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بھائی تمہارے پاکستان میں اس وقت پھلدار پودے کتنے ہیں، اللہ اکبر، ان پھلوں کو سمجھو، اس کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے. ان پھلدار پودوں کو سمجھو جو اس سال میں پھل دینے والے ہیں اور جو اگلے سال پھل دینے والے ہیں، ان کی حفاظت کرو. ہماری ٹیکس پالیسی میں یہ دونوں ترجیحات مسنگ ہیں. دونوں ترجیحات مسنگ ہے. تو پھر کلیکشن کیسے ہو؟ ٹارگٹ تک کیا مطلب؟ یہ انفورسمنٹ کی کمی ہوئی. ایک اور بات ہوئی، ایک اور بھی ہے کہ میرے آپ کے بچے، میرے آپ کے بچے، میرے آپ کے پوتے جو نسری میں جا رہے ہیں وہ مستقبل کے ٹیکس گزار ہیں. ہم نے کبھی تو دھیان ہی نہیں دیا. فوکس تو ان پر ہونا چاہیے. ایف بی آر کے چیئرمین کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس سال میٹرک کتنے لوگوں نے کیا ہے، اور یہ جب 18 سال کے بعد 18 سال والا نوجوان بچہ میرا ٹیکس گزار کیوں نہیں ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دور جدید میں وقت کی رفتار نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ آج 2023 کے اندر خان زیادہ ہونا، امیر زیادہ ہونا، سید زیادہ ہونا باعث فخر نہیں. دور جدید کے تمام آئین متفقہ ہے کہ ٹیکس گزار ہونا یہ باعث عزت ہے. زبردست، بالکل صحیح. باقی سب تفعیلیے ہیں، بالکل صحیح. باقی سب تفعیلیے ہیں. ایک ٹیکس گزار وہ ہے جو ایثار کرتا ہے اپنے حلال کی کمائی میں سے، جو سماجی تدوین و آرائش اور تبدیلی ہے اس کے لیے اپنا حصہ ڈالتا ہے. سر یہاں میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، بہت سے لوگوں تک ہماری یہ بات پہنچے گی کہ اگر آپ کو ایف بی آر کا ایڈوائزر بنا دیا جاتا ہے تو آپ سدھار لانے کی کوشش کس طرح سے کریں گے؟ کہاں سے آغاز کریں گے آپ؟ اسی پرائمری کلاس سے، جب جیسے آپ نے بات کی وہاں سے شروع کریں گے آپ؟ میں تفصیلی بتاؤں گا. مجھے کسی سیاسی نے ایک دفعہ مجھے اس موضوع کے اوپر کانٹیکٹ بھی کیا تھا کسی ایک سیاسی دور میں، لیکن اس وقت میں نے اس وقت میں نے 4 شرائط رکھی تھی اس بندے کے پاس. میں نے کہا جی میرے ذہن میں ٹھیک ہے. انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ ان دنوں ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں تحریک کامیاب ہوئی تھی اطلاع کی کہ اگر ججز واپس آ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں واپس آ سکتے بیک. میں کہا یار مجھے شوق نہیں ہے، مجھے شوق ہوتا تو میں رہتا نوکری کے اندر، مجھے شوق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت کوئی ایسا ہے سیاسی دماغ مجھے چاہتا ہے کہ میں ان کی ہیلپ کروں تو میری 4 شرائط. میں کہا شرائط بھی ہوں گی. آپ کو ضرورت ہے میری، مجھے تو آپ کی ضرورت نہیں ہے. زبردست، بتائیے. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ میں وزیر اعظم کے پاس جاؤں، مجھے 20 منٹ ملے، میں آپ کو بریفنگ کر دوں کہ ایف بی آر میری نظر میں ایف بی آر کے مسائل یہ ہیں اور اس کا حل یہ ہے. حل بھی بتائیں گے آپ؟ زبردست. مسائل یہ ہے، پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ ان ایریاز میں کام ہونے والا ہے. اگلے 5 منٹ کے اندر میں بتاؤں گا کہ جو میں حل کروں گا اس میں حل کے اندر مزاحمتی قوتیں کون سی ہوں گی وہ آئیڈینٹیفائی کروں. واہ واہ، بہت زبردست، زبردست. تیسرا میں بتاؤں گا ان مزاحمتی قوت سے نبرد آزمانے کے لیے، اور اس میں میری اخلاقی مدد چاہیے. اور آپ نے کیا کرنی ہے، مجھے اخلاقی مدد یہ کہ میرا پینڈا کھوٹا نہ کرنا ہوں. اس وقت جو آپ کی کیبنٹ ہے اس کے سامنے بھی پریزنٹیشن کروں گا.
अच्छा, सही, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसमें ये होगा, तो अगर आप नहीं होगा तो चौथा, अगर आप ये मेरी जो पहली 3 बातें नहीं माने, चौथा मैं क्विट कर दूंगा कि नहीं जी, मैं जाके कंप्लेंट बॉक्स बनने की कोशिश ही नहीं करूंगा। जैसे बाद लोग हमारे जो होते हैं वो चेयरमैन बनते हैं, उसके बाद कंप्लेंट बॉक्स बंद करते हैं, नहीं वो करता। अच्छा सर, यहाँ मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि हमारा मुल्क जो है ये थर्ड वर्ल्ड में आता है, तरक्की पजीर ममालिक में आता है, अक्सरियत जो है लोगों की सफ़ेद पोश है। टैक्सेशन के हवाले से मैं बात करता हूँ कि बहुत से उलमा कराम टैक्स को ज़कात और उश्र की मौजूदगी में नाजायज़ समझते हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या इस पर आप मुझे अपना व्यू दे सकते हैं? लेकिन अंतहाई अदब और एहतराम के साथ उलमा इकराम के उनका नुक्ता नज़र है, मेरा भी एक नुक्ता नज़र, मेरा नुक्ता नज़र जो है, मैं इस फकीर ने जो कुरान का मुताला किया, मेरी एक आदत है कि मैं कुरान का शान नज़ुल के पस मंज़र में बात तर्जमा मैं कुरान करीम पढ़ता हूँ। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। इस वक्त जब आपके पास बैठा हुआ हूँ तो मैं नवी मरतबा उस तर्जमे में से गुजर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, माशाअल्लाह, वाह जी वाह जी वाह। तो मैंने कुरान का मजाज देखा है, मेरी नज़र में कुरान के हैं ही दो दुश्मन, एक जहालत और एक गुर्बत। वाह 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 वाह। तो फरमाना कहता हूँ पढ़िए कुरान, उसकी रूह क्या है, ठीक है, वो समाजी इंसाफ चाहता है, इक्तिसादी इंसाफ चाहता है। अच्छा फिर, और देखिए वही मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा देखिए कुरान फरमाता है ज़कात लेनी है ले लीजिए, कहता है जी खुम्स लेना है ले ले लीजिए, लीजिए। कहता है जी खैरात लेनी है ले लीजिए, कहता है जी सदका लेना है ले लीजिए, नहीं थकता कुरान। फिर कहता उलुल उफ, वो जो जरूर से ज्यादा वो भी दे दो, अरे फिर भी नहीं थकता, फिर कहता अनफाक भी चाहिए, कहता ये भी ले लीजिए। इतना कुछ लेने के बाद भी कुरान की तसल्ली नहीं दी, वो कहता नहीं है कि अल्लाह मियाँ को कर्जे देने वाला। सूरह मायदा पढ़े, सूरह अल हदीद पढ़े, कर्जे हसना की बात हो रही है। वाह 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 वाह, खुदा आपको कर्जे हसना दो। मकरूज खुदा, मुसलमानों का खुदा मकरूज है भाई, क्यों, किस लिए, भाई सोचो तो सही। ये उसको पसंद ही नहीं कि कोई इंसान बेचारगी में कस्म कुर्सी में रहे, बेचारा कस्म ये अल्लाह को पसंद नहीं। इंसान जो है ना, हाँ, वो उसकी मार्फत पे पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है। किसी ने कहा था अबू ज़र गफारी अल्लाह रहमत जो है रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका फलसफा ये था कि जब भरे हुए पेट के बगैर खुदा की शनाख्त कैसे हो सकती है। पहले पेट का भरना जरूरी है, फिर उसके बाद आपने उस तरफ को जाना है। और आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जदीद दौर में जिन मुआशरों के पेट भरे हुए हैं वो तो चांद की सफर और चांद की कोपमाई कर रहे हैं, और हमें यहाँ से नंगे फकीरों, भूखों और मुनाफकों से जान नहीं छूट रही हमारी। अल्लाह अकबर। तो अब सुधार कैसे लाया जा सकता है फिर? माशाल्लाह, बहुत जो मेरी और मेरे व्यूअर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी, माशाल्लाह आपके साथ तो मुझे सर लगता है मुझे कई नशिस्तें करनी पड़ेंगी, लेकिन वजह ये है कि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा मखसूस होता है। मैं एंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि नए लोगों के लिए कि आपने अब तक ज़िंदगी से क्या सीखा, कोई 2 जुमलों में मुझे बताइए। देखिए मैंने जिंदगी से ये सीखा कि आप मट्टी से बने हुए हैं, सही। ठीक है, फिर आप मट्टी में से बन गए हैं, गोश्त से पहले मट्टी से एक लुत्फा थे आप, लुत्फा के बाद आप गोश्त बने, गोश्त के बाद फिर मट्टी, ठीक है। फिर आपने जब मट्टी में जाना है तो सामने एक अकाउंटेंट बैठा होगा, परफेक्ट अकाउंटेंट, उसने लिस्ट बना के रखी हुई है अपनी, सवाल जवाब होना है, इतनी तैयारी रखे कि जब इस मट्टी ने उस मट्टी से कलाम करना है तो क्या इस मट्टी के अंदर दम है उस कलाम का जवाब देने के लिए। इतनी सी बात है। वाह वाह वाह। जैसे वो मैं कहा करता हूँ ना कि एक इंतकाल के बाद आप जमीन के मालिक बनते हैं और दूसरे इंतकाल के बाद जमीन आपकी मालिक बन जाती है। यही चीज़ है कि उस मट्टी के साथ तकाबुल करने के लिए आपकी तैयारी है। माशाल्लाह सर, बहुत ही लुत्फ़ आया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार आपसे गुजारिश करना होगी कि इतने नाज़रीन के लिए आप तशरीफ़ लाइए,
हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हर हवाले से आपने बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं। मुझे ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा कि जैसे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान के मुतालिक मैंने परसों फेसबुक के ऊपर इंट्रो लगाया था हल्का सा, तो लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिए थे कि कब होगी ये मुलाकात। और आज मुलाकात करने के बाद ये वाकई एहसास हो रहा है कि इस हफ्ते के लिए हमारी बेहतरीन चॉइस जो हो सकती थी वो मोहतरम मकाम जनाब अमजद जावेद हाशमी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। मैं आप लोगों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करने से पहले आज के प्रोग्राम की छोटी सी बात करना ये चाहूँगा, क्योंकि आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा भी है वो ये कि एक शख्स बनकर मत जियो, बल्कि शख्सियत बनकर जियो। इसलिए कि शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। मोहतरम मकाम जनाब अमजद हाशमी साहब, आपका बेपनाह शुक्रिया। आप अपनी बेपनाह मसरूफियात में से वक्त निकाल कर मेरे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए और मेरे नाज़रीन को, मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को इतनी अहम मुफीद बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अशर हसन कामरान अपने प्रोडक्शन इंचार्ज मोहम्मद अहमद और उनके असिस्टेंट सैयद मोहम्मद नबील हुसैन और खुर्रम शहजाद के साथ चाहता है आपसे इजाज़त। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह अजीज फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनी अक़दार का बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।